Hello everyone. Welcome to part 4 of this series that we have been doing with you. It is called Places in News. तो देखिए इसका हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं. इस चैनल पे आपको वो मिल जाएंगे. So I would suggest you once you're done with this lecture or before that आप एक बार Places in News part 1 to 3 भी देख लें because this will really help you in your examination. कोशिश ये की गई है कि जो बहुत important places साल भर न्यूज़ में रही उन्हें डिटेल में कवर किया जाए. So I'm sure it will go a long way in helping you prepare these topics. So this is the part 4 and let's see what is ahead lying up. And so the first place that we'll be talking about is South China Sea. तो देखिए साउथ चाइना सी पूरे साल भर न्यूज में रहा है और फिर से न्यूज में आया अप्रैल 2020 में. सो मेकिंग इट ऑल द मोर रेलेवेंट. तो देखिए जब पूरी दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ रही है, चाइना के पास अभी भी काफी टाइम और शक्ति बाकी है. इसीलिए चाइना हैज कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल आइडिया. इसने क्या करा, साउथ चाइना सी के 80 आइलैंड्स को और भी इस जगह पर जो जोग्राफिकल फीचर्स मिलते हैं उसकी रीनेमिंग करी है. देखिए मैं बात कर रही हूँ अप्रैल 2020 की. ऑल द मोर रीजन आपको साउथ चाइना सी डिटेल में पता होनी चाहिए. सो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं. पहले साउथ चाइना सी के बेसिक्स पे जाते हैं, साउथ चाइना सी की ज्योग्राफी समझते हैं एंड देन ऑफ कोर्स जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. सो आप देख सकते हैं देयर इज अ मैप इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ साउथ चाइना सी. अगर मैं ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो एक ओशन है जिसका नाम है पैसिफिक ओशन और South China Sea is the extension of the Western Pacific Ocean जो आपको मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में. तो जोग्राफिकली ये साउथ ईस्ट एशिया में है और पैसिफिक ओशन का ही वेस्टर्न एक्सटेंशन है. अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो आप देख सकते हैं इट इज साउथ ऑफ चाइना. देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. साउथ ऑफ चाइना आपको ये दिखेगा. आप कह सकते हैं ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम. आपको दिख रही है कंट्री वियतनाम. ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम. ऑल्सो इफ यू लुक एट इट आपको फिलीपींस भी नजर आएगा. यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी फिलीपींस एंड यू विल ऑल्सो बी इफ यू focus you will also be able to see the island of Borneo. You can take a look at Borneo as well. You can look at Malaysia as well. ये सारी कंट्रीज हैं जो इसको सराउंड कर रही हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ और टेरिटरीज. अगर मैं बहुत क्लॉकवाइज चलो तो यू कैन लुक एट इट. आपके पास चाइना है जिसका पूरा नाम बाय द वे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है. देन ऑफ कोर्स चाइना क्लेम करता है ताइवान टू बी देयर ओन. अपने को ये कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना. सो आई होप यू नो दिस डिफरेंस. नहीं तो आज ध्यान रखिए, चाइना को कहा जाता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना. जस्ट अ फन फैक्ट. देन ऑफ कोर्स आप फिलीपींस देख सकते हैं, आप मलेशिया देख सकते हैं, आप ब्रुनेई देख सकते हैं. देन यू कैन टेक अ लुक एट इंडोनेशिया, देन यू कैन टेक अ लुक एट सिंगापुर एंड देन फाइनली वियतनाम. तो ये क्लॉकवाइज अगर मैं चलूं तो ये कंट्रीज हैं जो इसको सराउंड करती हैं. प्लीज रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज. देन आपको मैं यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स भी दिखाऊंगी बिकॉज देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रेट ऑल्सो. अगर आपने पार्ट 3 ऑफ द वीडियो देखा होगा तो आपको स्ट्रेट की डेफिनेशन ध्यान होगी. आई वुड वांट यू टू क्विकली गिव मी द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ पीपल नॉट आंसरिंग थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज डू इट. जस्ट द आइडिया इज जस्ट टू टेक अ क्विक रिविजन. स्ट्रेट की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. इस एरिया के 2 स्ट्रेट्स में चाहूंगी आप ध्यान दें. एक है ताइवान स्ट्रेट और एक है ल्यूजन स्ट्रेट. दोनों ही आपको पता होनी चाहिए. तो देखिए ताइवान स्ट्रेट जो है वो साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करता है. ओके, साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करता है ताइवान स्ट्रेट. ऐसे ही एक स्ट्रेट है ल्यूजन स्ट्रेट जो अभी मैंने आपको दिखाया. ये कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को फिलीपीन सी से. आई एम रिपीटिंग, ल्यूजन स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट कर रहा है साउथ चाइना सी को विथ फिलीपीन सी और ताइवान स्ट्रेट आपको कनेक्ट कर रहा है ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से. सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप देखिए, आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल इन अ वाइल. यहां भी आप देख सकते हैं, यू कैन टेक अ लुक. एक लाइन आपको दिख रही होगी, दिस लाइन. आई होप यू एबल टू सी द रेड डॉटेड लाइन. ये चाइना इस लाइन को कहता है 9 डैश लाइन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया. अब देखिए चाइना का क्या कहना है. चाइना कहता है देखिए ये जो 9 डैश लाइन आपको दिख रही है ना,
ये पूरी लाइन के अंदर जितने भी आइलैंड्स आ रहे हैं ये हमें बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली उनका टेरिटोरियल क्लेम उन्होंने रिप्रेजेंट करा है यूजिंग दिस 9 डैश लाइन, एंड ट्रस्ट मी इट रन्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स टू द साउथ। आई मीन आप हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनके हिसाब से तो भैया इन्होंने क्लेम किया इसको बाय साइटिंग 2000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। तो उन्होंने दिखाया है कि कैसे ये पूरा एरिया पुराने जमाने में हमारे कंट्रोल में था। Right now, please remember 9 dash line is the territorial claim of China over all the islands that lie under South China Sea. आपको मैं next map में दिखाती हूँ कि what are these. So now, please focus on this map. This will really help you. Very important map. अब आप यहाँ पर आप चाइना इज 9 डैश लाइन देख सकते हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहे थे आपसे कि दिस इज द लाइन दैट शोज द टेरिटोरियल क्लेम ऑफ चाइना ओवर द आइलैंड्स ऑफ द साउथ चाइना सी। अब आप देख सकते हैं, इफ यू टेक अ लुक एट दिस मैप यू विल बी एबल टू सी 3 आइलैंड्स, दैट इज स्पार्टी आइलैंड, पैरासर आइलैंड एंड स्कैरबोरो आइलैंड। देखिए तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको कुछ कलर्स दिखेंगे। सो ये कलर्स क्या है? ये कलर्स दिखाते हैं कि इस आइलैंड पे कौन कौन सी कंट्रीज का क्लेम है। सो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, दिस वुड हेल्प यू, दिस वुड टेल यू कि चाइना किन किन आइलैंड्स पे अपना क्लेम, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ये डिस्प्यूट इनका चल रहा है। नाउ लुक एट द वेरी फर्स्ट आइलैंड, दैट इज स्पार्टी आइलैंड। आई विल बी डिस्कसिंग वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट द स्पार्टी आइलैंड पे आप देख सकते हैं इट इज क्लेम्ड बाय China, it is claimed by Taiwan, it is claimed by Vietnam, by Philippines and also by Malaysia. तो 5 कंट्रीज का इस आइलैंड के ऊपर क्लेम है, दैट इज फिलीपींस, ताइवान, चाइना, वियतनाम एंड मलेशिया। देखिए द आइडिया इज देयर इज सपोज टू बी लार्ज रिजर्व्स ऑफ अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इसके अलावा यहाँ पर फिशिंग रिसोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं और दैट इज द रीजन ऑफ कोर्स ऑल दीज कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन स्पार्टी आइलैंड। सिमिलरली आप पैरासल आइलैंड देखिए, पैरासल आइलैंड पे भी कई कंट्रीज क्लेम कर रही हैं, चाइना कर रहा है, ताइवान कर रहा है, वियतनाम कर रहा है, 3 क्लेम्स हैं यहाँ पर। इनफैक्ट चाइना ने यहाँ पर 14th सेंचुरी डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं कि भैया ये हमारा था। ऐसे ही वियतनाम हैज बीन शोइंग कि हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं दैट प्रूव कि एरिया हमारे पास था। So देखिए the entire thing is, and of course Scarborough Shoal भी आप ध्यान रखिएगा because it is claimed by Philippines, then of course it is claimed by Vietnam, Taiwan and China. Now what I am trying to tell you is, in your exam you can get a question, Sparty Islands is claimed by which of the following, or is a disputed island between which of the following. So please at least these 3 you remember very nicely, Sparty, Paracel and Scarborough. So the next place in news is Bahrain, and again please focus in here. So what happened was हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, he visited Bahrain and there was an important announcement made. He said we'll be giving 4.2 million US dollars for the reconstruction or the renovation rather of a temple that is built here. It is the Shri Krishna temple. तो देखिए ये 200 साल पुराना टेम्पल है एंड इट इज बिलीव टू बी द फर्स्ट गल्फ कंट्रीज में बनने वाला पहला टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल, एंड इन फैक्ट ऑल्सो दैट मेक्स इट द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ द गल्फ रीजन। देखिए एक कम्युनिटी 1817 में, एक कम्युनिटी जिसका नाम है थथाई भाटिया कम्युनिटी, इसने इसे बनाया था और मनामा में ये है। मनामा इज बाय द वे द कैपिटल ऑफ बहराइन और इसके रेनोवेशन के लिए रिसेंटली इंडिया हैज प्रॉमिस्ड $4.2 मिलियन। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू अबाउट इट, दैट ये टेम्पल कहाँ है, ये सवाल बन सकता है। और यू नीड टू रिमेंबर इट्स इन बहराइन एंड बहराइन इज अ प्लेस इन मनामा। So it's just a small fact but can form a question. Let's move ahead. Next place in news is Socotra Islands. तो देखिए ये islands यमन का पार्ट है, यमन की कैपिटल है सना। ये गल्फ रीजन पहले भी अपनी मैप सीरीज में मैंने डिस्कस किया है और अब मैं इसे डिस्कस करने वाली हूँ बिकॉज ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन टेकन अप बाय इंडियन नेवी। ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन निस्तार। प्लीज रिमेंबर। देखिए हुआ क्या, ये जो सोकोट्रा आइलैंड है, दिस आइलैंड वाज हिट बाय अ साइक्लोन। अब साइक्लोन आते ही आपको साइक्लोन का नाम ध्यान रखना है।
साइक्लोन का नाम था मिकुनु, ठीक है, ये हो गया साइक्लोन का नाम। सो सोकोट्रा आइलैंड्स वाज हिट बाय अ साइक्लोन, साइक्लोन का नाम मिकुनु। इंडियन नेवी ने यहाँ पर अपनी एक शिप डिप्लॉय करी। आइडिया ये था कि जो इस जगह पर इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके, उन्हें इवैक्यूएट किया जा सके। बेसिकली एक डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन था ये, और लगभग 10 दिन के लिए लोग यहाँ पर स्ट्रैंडेड थे। तो इंडियन नेवी कंडक्टेड ऑपरेशन इन हियर बाय द नेम ऑपरेशन निस्तार, और 38 इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया गया इस एरिया से। एक क्वेश्चन देखिए और बनता है इसके लिए, जो शिप थी दैट वाज INS सुनैना। नाउ 3 क्वेश्चंस आई टोल्ड यू, वन कैन बी, पहला तो ये बन गया सोकोट्रा आइलैंड किसका पार्ट है, तो देखिए अरेबियन सी में मिल रहा है एंड पार्ट ऑफ येमेन है, ये याद रखिए लीजिएगा। देन रिमेंबर ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन निस्तार। 38 इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया गया। साइक्लोन से हिट था ये एरिया, साइक्लोन का नाम था साइक्लोन मिकुनु, एंड डू रिमेंबर द शिप इज कॉल्ड INS सुनैना। That's what you need to remember, and this was a very successful operation. Successfully उनको rescue किया गया. It was not that easy. Intensive surface search थी, aerial search थी, and then finally we were able to evacuate them. Also, do remember Gulf of Aden. This area you must remember, and also remember Red Sea. Okay, so why not ask a question? ये Red Sea और Gulf of Aden के बीच में कुछ आता है क्या यहाँ पर? Comment box में बताइए. Okay, let's move ahead. Next place देख लेते हैं. इट्स सऊदी अरेबिया। देखिए सऊदी अरेबिया ने क्यों न्यूज में आया है ये, बिकॉज सऊदी अरेबिया हैज बिकम द फर्स्ट अरब नेशन, पहला अरब नेशन बन गया है टू टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग विच इज कॉल्ड G20। तो इस साल G20 की प्रेसिडेंसी जो इन्होंने ली, दैट स्टार्टेड फ्रॉम December 1, 2019, दैट इज विथ सऊदी अरेबिया, और ये पहला अरब नेशन बन गया टू टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। अब देखिए G20 है क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं IMF से भी एंड वर्ल्ड बैंक से भी। बड़ा ही मिक्स्ड फोरम है ये, आपको यहाँ पर एडवांस्ड इकोनॉमीज भी मिलेंगी, आपको यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमीज भी मिलेंगी, एंड इंटरेस्टिंगली ये 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम। बट हाँ, द पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज ये एक फोरम की तरह काम करता है। प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ फोरम। और यही रीजन है कि आप जब ढूंढेंगे तो आपको G20 का कहीं पर भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं मिलेगा, देयर इज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, और प्रेसिडेंसी इनकी रोटेट करती रहती है। तो मैंने आपको बताया कि रिसेंटली इसकी प्रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया को मिली है और ये पहला अरब नेशन बन गया है टू टेक अप द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। प्लीज रिमेंबर। अगर मैं थोड़ा सा इसके ओरिजिन की बात करूं तो इसका ओरिजिन होता है, जो अगर आपको ध्यान हो, एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 1997 के आसपास, 1997 टू 1999 ये चली थी, और यहीं पर आप इसका ओरिजिन देखते हैं। ऑफ कोर्स ये और स्ट्रेंथन हुआ जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई। सो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन इस टाइम पर बढ़ाने की बात हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक नेशन होल्ड्स द चेयर एवरी ईयर, और जो चेयर होल्ड करता है ना उसी को हम कहते हैं G20 प्रेसिडेंसी। तो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। बाय द वे, इससे पहले द प्रेसिडेंसी वाज विद जापान एंड नाउ द प्रेसिडेंसी इज विद सऊदी अरेबिया। ओके, so please remember, so for 2019 it was with Japan, and for 2020 now, the coming year, or this year rather, it is with Saudi Arabia, and it has become the first Arab nation in the world, of course, to take over the presidency of G20. Now there can be a question on what are the members of G20. तो एक बड़ा ही पॉपुलर एक्रोनिम है जिससे आप ये कंट्रीज याद रख सकते हैं। इट्स अ ट्रिक दैट इज यूज्ड। ये कुछ ऐसे है, इफ यू रिमेंबर दिस सेंटेंस, दैट इज गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। So I know it's a little funny, but it helps you remember. If you remember this acronym, you can remember G20 nations. अब आपको मैंने कहा कुछ एडवांस इकोनॉमीज हैं, तो थोड़ा आप देखिए, let's try to see. G would be for Germany. Please remember, G is for Germany. U is for United States. I hope you're writing it down. G is for Germany, U is for United States. R is for Russia. There's one more U, that is for United Kingdom. ये हो गया गुरु, ठीक है। अब आ जाते हैं G पे।
Now this J is for Japan and India is a part of it, so I is for India. I'm repeating: Germany, USA, Russia, United Kingdom, Japan, India. Now this S is for South Africa. There's one more I. This is for Indonesia. Okay. And T is for Turkey. Remember, T is for Turkey. A is for Argentina. Okay. There's one more A. This is for Australia. B is for Brazil. S इस वन एस हमने पहले देख लिया था, साउथ अफ्रीका. ये दूसरा एस इज फॉर सऊदी अरेबिया, जिसके पास अभी प्रेसिडेंसी है. रिपीट कर देती हूँ आपके लिए. सो देयर वर टू एस, रिमेंबर, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका. देयर इज वन मोर. द अदर एस इज फॉर साउथ कोरिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ कोरिया. आपको ध्यान रखनी है ये चीज भी. वन सी इज फॉर कैनेडा. This C is for Canada or whatever C. This is what I mean. Then F is for France. This C is for China. एक हमने देख लिया था कैनेडा, दूसरा हमने देख लिया चाइना. ये भी याद रखें. And this I, this should be I. There's some FCI मैंने कहा था. So this I is for Italy. I'll just correct it. FCI. This I is for Italy. Remember. Now see, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 हमने इस ट्रिक से ऑलरेडी याद कर ली. मैंने आपसे कहा G20 है, तो दो और बची है, और ये मी में दो छुपी हैं. M इज फॉर मेक्सिको, और E से मैंने आपसे कहा था यूरोपियन यूनियन. क्विकली आई गिव यू अ रीकैप ऑफ दिस. ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू रिमेंबर दिस. निमोनिक है गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है. G इज फॉर जर्मनी, U फॉर यूनाइटेड किंगडम, then R is for Russia, then U is for USA, J is for Japan, I for India, S for Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Australia, Argentina, Brazil, South Korea, also called as Republic of Korea, South Africa, Canada, France, China, Italy, Mexico, and European Union. So this was about G20. Do remember about Saudi Arabia taking over the presidency. Let's move ahead. So let's talk about Hong Kong now. कोविड से पहले चाइना से जो ज़्यादातर खबरें आ रही थी वो हांगकांग प्रोटेस्ट के बारे में आ रही थी. ऑफ कोर्स कोविड के बाद सीन चेंज हो गया. सो बिफोर आई गो टू अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं हम हांगकांग की. तो देखिए, हांगकांग वंस यूज्ड टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी. ये ब्रिटिश कॉलोनी थी. अब हुआ क्या, पहली ओपियम वॉर के बाद, विच वॉज फॉट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन, दिस वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ओपियम वॉर. फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद में ब्रिटिश ने हांगकांग चाइना को दे दिया. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 1997. अब ध्यान रखिएगा, इन्होंने जब ये हैंड ओवर किया तो उन्होंने कहा दिस पर्टिकुलर एरिया विल बी कॉल्ड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. ये जो हांगकांग हम आपको दे रहे हैं इसे आप कहेंगे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, या दूसरे शब्दों में आप कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, इट इज ऑल्सो अ सेमी ऑटोनमस टेरिटरी. बड़ा यूनिक अरेंजमेंट है ये. इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना. ओके, सेमी ऑटोनमस टेरिटरी या फिर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. डिसाइड यह हुआ कि ये जो कंट्री है इसमें हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे. देखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है. इस सिस्टम को बोला वन कंट्री टू सिस्टम. सो यस, चाइना एंड हांगकांग विल हैव रिलेशन, बट दोनों अलग सिस्टम पे काम करेंगे. इसी प्रिंसिपल को बोला गया वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल. ये चाइनीज लीडर्स ने भी मान ली बात और यूके ने भी मान ली. ट्रीटी साइन हो गई और फिर हांगकांग हैंड ओवर कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम को. नाउ देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप हांगकांग में जाएंगे तो जो हांगकांग सिटीजन्स हैं उनको ज्यादा ऑटोनॉमी और फ्रीडम है कंपेयर टू द पीपल इन मेनलैंड चाइना. लेकिन जो इलेक्टिव प्रोसेसेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है. इसका मतलब क्या है, यहाँ के लोग वोट तो करते हैं लेकिन जो चॉइसेस हैं वो वही चॉइसेस हो सकती हैं जो प्री अप्रूव की गई हैं बाय द पॉलिटिकल लीडर्स इन चाइना. तो इट्स लाइक कि आपको आइसक्रीम में चॉइसेस तो मिली हैं लेकिन आपके लिए पहले फिल्टर कर दिए वो कि भैया चॉइस है बट ओनली बिटवीन वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, और जो फ्लेवर्स हैं वो आपको अवेलेबल नहीं है. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो ये लीडर्स ऑलरेडी चाइना से सिलेक्ट होकर आते हैं और इनमें से आपको सिलेक्ट करना है. तो अब आप समझ रहे हैं, अगर कोई बीजिंग का क्रिटिक है या चाइना का क्रिटिक है तो वो तो बैलेट बॉक्स तक ही नहीं आ सकता, तो इलेक्ट होना तो मतलब ही नहीं है. सो you know, China does has a huge role to play in Hong Kong,
बट एनीवे इट इज अ सेमी ऑटोनोमस रीजन, ये याद रखिएगा। वैसे इनका खुद का फ्लैग है, इनकी खुद की करेंसी है हांगकांग डॉलर, द करेंसी इज कॉल्ड हांगकांग डॉलर। ओके, बट स्टिल चाइना हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन हांगकांग, और वो टाइम एंड अगेन इसको बढ़ाना ही चाहेगा। अब हम देखते हैं कि रीसेंट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द रीसेंट प्रॉब्लम। तो देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रही हैं ये एक बिल की वजह से हो रही हैं। उस बिल को आप कहेंगे द एक्स्ट्राडिशन बिल। प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द बिल और द आइडिया, दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्राडिशन बिल। तो ये समझ लेते हैं कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, बड़ा लीगल कॉन्सेप्ट है ये। सो इट्स अ वेरी फॉर्मल प्रोसेस जिसमें वन स्टेट, the idea is it's a formal process of one state surrendering an individual जो उनके पास है, okay, to another state। यानी सपोज इंडिया और लेट्स से मलेशिया के बीच में एक somebody has committed a crime against Indian laws और वो जाकर छुप गए हैं लेट्स से मलेशिया में। so that person would be taken back to India ताकि उनके खिलाफ ट्रायल चल सके या उनको प्रोसिक्यूट किया जा सके, पनिश किया जा सके। And this process of taking that person from Malaysia to India is known as extradition। इसके लिए ना बहुत सारी bilateral और multilateral treaty होती है। तो अगर दो देशों के बीच में ट्रीटी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इज वेरी इजी। बट इफ देयर बहुत रेयर ऐसा होता है कि बिना ट्रीटी के आप एक्स्ट्राडिशन करते हैं। तो ये तो मतलब हो गया एक्स्ट्राडिशन का। अब ये एक्स्ट्राडिशन बिल क्या है और ये चाइना क्यों ला रहा है और क्या कहानी है, समझते हैं। अब देखिए, बात यह है कि ये जो बिल है वो इनडायरेक्टली बीजिंग से ही आ रहा है। चाइना का ये स्टैंड है कि ये जो सिटी ऑफ ताइवान है ये क्रिमिनल्स एज अ हाइड स्पेस यूज कर रहे हैं। तो जो भी कुछ गलत होता है ये जाकर यहाँ पर छिप जाते हैं। पीपल अक्यूज्ड ऑफ मर्डर्स एंड रेप्स। तो इनका ये कहना है कि इट वुड हेल्प चाइना उन लोगों को पकड़ने में मदद करेगा दोज हु यूज दिस पर्टिकुलर प्लेस एज अ हाइड स्पेस। नाउ दिस में लुक वेरी सिंपल कि इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स इफ दे आर क्रिमिनल्स दे शुड बी टेकन, व्हाट्स द प्रॉब्लम। अब देखिए, इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, चाइना का सिस्टम बड़ा ही ओपेक है। वहां पर क्या होता है किसी को नहीं पता है। सो वट एवर हैपन्स इन चाइना रिमेन्स इन चाइना, एक्सेप्ट फॉर द COVID-19 ऑफ कोर्स। बट द पॉइंट हियर इज, चाइना में अगर आप लोगों को, इफ यू आर टेकिंग देम फ्रॉम हांगकांग टू चाइना, द प्रॉब्लम इज वहां पर उनके साथ क्या हो रहा है ये नहीं पता चलेगा। तो ये भी हो सकता है कि इस एरिया के जो विसिल ब्लोअर्स हैं, जो चाइना के गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते हैं, बाय द वे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो हांगकांग में रहकर लिख पाते हैं, क्योंकि चाइना में तो प्रेस फ्रीडम है नहीं। तो दीज पीपल लिविंग इन हांगकांग, दोज हु राइट अगेंस्ट चाइना, दे चाइना ऑलवेज कीप्स द इमेज टू बी गुड। वो तो रेवोल्यूशन अवॉइड करने के लिए काम करते हैं। तो ये लोग, दोज हु आर इन हांगकांग, कैन बी टेकन टू चाइना, और उनके साथ फिर चाइना में क्या होता है किसी को नहीं पता चलेगा। एंड दैट इज वाई द पीपल आर प्रोटेस्टिंग। उनका ये कहना है इसका बहुत बड़ा मिसयूज हो सकता है। दे ऑल्सो सी इट एज अ इंटरफेरेंस बाय चाइना इन हांगकांग। मोर देन 5, I think, I guess 10 lakh people are protesting on streets. So this is not simply another law by China. It can be a huge interference in the working of Hong Kong. So please remember about Hong Kong, remember about Opium War. I told you about the meaning of extradition. क्यों इस पे जो है, और चाइना बहुत कन्वीनियंटली कह रहा है कि it is of course a protest by the West, but it comes from the sentiments of people in Hong Kong who see it as an interference, one. Second, they think this can be attack on the whistleblowers of their country, and third, they of course see that ये तो आप one country two system को पूरा खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि that is what was agreed to. So I hope ये सारे places in news आपको समझ में आए. Please go back and watch the other 3 videos as well. Prepare well. This would really help you in your examination. Do revise, do make notes. All the best everybody. Take care.